Friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is the third lecture on workshop science. आपका जो ITI का एग्ज़ाम है एंड ITI के एग्ज़ाम में जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन कंडक्ट कर रहा है 15 सितंबर को, उसका प्रिलिमिनरी है। उस एग्ज़ाम के सिलेबस में एक टॉपिक है आपका वर्कशॉप साइंस करके। ये उस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें टॉपिक नंबर 6 है जो बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस, ये उसका सिलेबस है। अभी सिलेबस में हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया यहाँ से वो मेटल कटिंग इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल एंड कटिंग टूल, बेसिक ऑपरेशन ऑन लेथ, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग कर रहे हैं। और मेरे को लगता है इसके कुछ लेक्चर मैं आपसे लूँगा, और मेरा तरीका जो है करवाने का वो ये है जिसमें आपका न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों निकल जाए। और क्योंकि सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को लिखेंगे, सिलेबस कॉमन है प्रिलिमिनरी मेंस के लिए, तो कंप्यूटर इंजीनियर वाला जो बच्चा है जो इस वर्कशॉप साइंस को पढ़ रहा है उसके भी क्वेश्चन निकल जाएँ। तो उसको थ्योरी के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। और मेरा एडवाइस सारे स्टूडेंट से ये है कि जब मैं इस टॉपिक को आपको कराऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ लेक्चर छोटा हो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का हो, और सारे के सारे नोट्स अलॉन्ग विद क्वेश्चंस वो आपको मिल जाएं, सो दैट आपको पता रहे कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और हमारा वीडियो बनाने का जो रेफरेंस है, जो क्वालिटी क्वेश्चंस का रेफरेंस है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मध्य प्रदेश ITI का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हमारा रेफरेंस है। वहाँ से हमें आइडिया लगता है कि साहब ऐसे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। और सफिशेंट क्वेश्चन, यूरोपीडिया टेलरमेड मॉड्यूल की एडवांटेज ये है कि सारा क्वेश्चंस आपके वहीं से आने चाहिए जो हम करवाते हैं, और बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए सारे का सारा टॉपिक। नोट्स आपको सारे थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल का मिलेगा, और आपका क्वेश्चन बैंक आपका अच्छा मिलेगा। सो इसको आप अच्छे तरीके से करें सो दैट इसमें आपका कॉन्फिडेंस बैठे। और क्योंकि प्रीलिमिनरी में आपको पास होना होता है और पेपर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता आएगा, तो इसलिए ये टॉपिक आप छोड़ना मत। अब पहला जो लेक्चर हुआ था हमारा मेटल कटिंग इंट्रोडक्शन के ऊपर पहला लेक्चर हुआ था, जिसका वीडियो और डॉक्यूमेंट आई थिंक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इसमें हमने मेटल कटिंग का इंट्रोडक्शन किया था कि मेटल कटिंग होता क्या है, मशीनिंग किसको बोलते हैं, मेटल कटिंग किसको बोलते हैं, और मेटल कटिंग या मशीनिंग जिसमें मेटल को कट किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का ही एक कंपोनेंट है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कंपोनेंट हैं जिनमें 4 मेन कंपोनेंट में हमने इसको बांटा था, जिसमें हमने बोला था कि साहब ये फॉर्मिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग होता है। मशीनिंग भी 2 टाइप का है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मशीनिंग। तो उसमें हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। फिर हमने ये बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और फिर हमने इसका अलग अलग किया था कौन कौन से बेसिकली मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, हमने उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इनकलकेट होती हैं वो हमने डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन क्या था, ये पहले लेक्चर का पार्ट है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, सारी की सारी प्रोसेसेस, उनको 7 कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो प्रॉपर्टी चेंज करती है। जैसे आप जानते हैं जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, स्फेरोडाइजिंग या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस, वो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज करती हैं। कास्टिंग, फिर आपकी जो मेटल वर्किंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस 3 to 4, ये वेल्डिंग प्रोसेस है। फिर ये आपकी छठा जो है वो मशीनिंग प्रोसेस है, और फिर सरफेस क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोसेसेस हैं। फिर हमने एक टर्म मशीन टूल डिफ़ाइन किया था, मशीन टूल जिससे आप ये सारे के सारा प्रोसेस करते हैं, और मशीन टूल क्या होता है इसको डिस्कस किया था। फिर फंक्शंस क्या हैं मशीन टूल के, मशीन टूल क्या काम करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो डिस्कस किया था। फिर क्लासिफिकेशन क्या है मशीन टूल का, 2 मेन कैटेगरीज थी मशीन टूल की। एक जो कन्वेंशनल मशीन टूल हैं, जो हमारा बेसिकली जनरल पर्पज़ मशीन टूल होते हैं जो कई तरह का काम कर लेते हैं, जैसे लेथ मशीन है, और स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल जो पर्टिकुलर काम के लिए बने, जैसे बोरिंग मशीन है वो उसी का काम करेगी, बोरिंग मशीन टूल ओनली बोरिंग का काम करेगी। जैसे लेथ के बारे में अगर पूछे लेथ पे क्या होता है, तो लेथ पे आपकी बोरिंग भी होती है, लेथ पे टर्निंग भी होती है, लेथ पे आपके और भी ऑपरेशन हो जाते हैं। तो लेथ जनरल पर्पज़ मशीन हो गया, लेकिन देयर इज स्पेशल पर्पज़ मशीन। फिर उसके बाद हमने स्पेशल जनरल पर्पज़ मशीन, और हमने उसका एग्जांपल एक लेथ मशीन के साथ दिया था। ये हमारा पहला लेक्चर था। आज मैं दूसरा लेक्चर लेने वाला हूँ इसका।
तो लेथ मशीन के अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं, लेथ मशीन को पूरी तरह से हम डिस्कस भी करेंगे अलग से लेक्चर में, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम है, टूल पोस्ट क्या होता है, सैडल क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक क्या होता है, चक क्या होता है, चक में पावर कैसे दी जाती है, कितने आरपीएम होते हैं। तो ये जो लेथ मशीन है बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल मशीन थी, तो इसको हम अलग से एक लेक्चर लेथ मशीन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने बोला कि जनरल पर्पस मशीन है। क्यों जनरल पर्पस मशीन है? क्योंकि ये शेपिंग भी कर लेती है, ड्रिलिंग भी कर लेती है, सैंडिंग, नर्लिंग, टर्निंग, कटिंग, डिफॉर्मेशन सारा कर लेती है, इसलिए इसको जनरल पर्पस मशीन बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको लेथ जो जनरल पर्पस मशीन और जो स्पेशल पर्पस मशीन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, क्या होता है एज फार एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न। जनरल पर्पस मशीन में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के लिए वो नहीं होता। और स्पेशल पर्पस मशीन मास प्रोडक्शन के लिए बनी है, महंगी होती है, लेकिन उसमें वैरायटी कम होती है। स्पेशल पर्पस मशीन फिर क्या क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट होता है, वो सारे के सारा हमने देखा था। स्पेशल पर्पस मशीन के हमने एग्जांपल देखे थे, कौन कौन सी मशीन होती है जो स्पेशल पर्पस मशीन होती है, वो हमने सारे के सारा देखा था। तो ये हमारे पास स्पेशल पर्पस मशीन वगैरह थी। फिर गियर कटिंग मशीन स्पेशल पर्पस मशीन का एक एग्जांपल है। लैपिंग हॉर्निंग मशीन उसका एक एग्जांपल है। लैपिंग और हॉर्निंग आप जानते हैं सुपर फिनिशिंग या फिनिशिंग के लिए एक बेसिकली मशीन होती है जो सुपर फिनिशिंग या फिनिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन क्या होती है, और टनल बोरिंग मशीन एक टिपिकल एग्जांपल है उसका। क्यों बोरिंग मशीन को स्पेशल पर्पस मशीन बोल रहे हैं? क्योंकि बोरिंग मशीन बोरिंग के अलावा कुछ काम नहीं करेगी। अगर हमसे पूछे कि बोरिंग मशीन और क्या काम करती है, तो मोरे बोरिंग करती है। लेथ मशीन क्या करती है? बोरिंग भी करती है, ड्रिलिंग भी करती है, टर्निंग भी करती है, शेपिंग भी करती है। तो लेथ मशीन जनरल पर्पस मशीन हो गई। तो ऐसे आपको जर्नल और स्पेशल पर्पस मशीन का पता होना चाहिए। फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है, जब भी कोई स्पेशल पर्पस मशीन होगी वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है, और वो पर्पस हमें पता होता है कि वो इसी के लिए बनी है। तो अगर वो उसी काम के लिए बनी है तो उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, उस काम को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। यही काम करना है तो ऑटोमेट कर दो उस काम को। स्पेशल पर्पस मशीन के फिर एडवांटेजेस क्या हैं, क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं स्पेशल पर्पस मशीन के? और ये बेसिकली एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी है, और इसमें बहुत स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेट होता है सारा, लेकिन मशीन महंगी होती है, वो उसकी डिसएडवांटेज भी है, और इसकी स्पेशल केयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर हमने देखा था कि भाई मशीनिंग जो है वो किस तरह की होती है, तो हमने कन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, और हमने लेक्चर अपना ख़त्म किया था ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग के ऊपर। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ मशीन में यूज़ होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसका नॉमेनक्लेचर वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का दो तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में जो कटिंग टूल है, देखो टूल और जो डायरेक्शन ऑफ कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ द टूल मोशन है, टूल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कटिंग जो एज है टूल का वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। तो चिप्स कैसी बनती हैं और किस तरह की फोर्स लगती है, टूल लाइफ क्या होती है, वो ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग दोनों में अलग होता है। ये कुछ डायग्राम्स मैंने आपको उसमें अलग से और दिखाए थे कि ऑर्थोगोनल और जो आपका ऑब्लिक कटिंग है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फिर आपको यहाँ से एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो कोई भी ब्रांच के आप हों, आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच आपकी हो, आपको इतना सा नॉलेज जरूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने वर्कशॉप देखी है। और जब आप प्रिंसिपल लोगे आईटीआई के, या असिस्टेंट डायरेक्टर लोगे, या वाइस प्रिंसिपल लोगे, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि ये हमारी होती कैसी हैं, इनका थोड़ा सा आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑर्थोगोनल मशीन कटिंग एंड ऑब्लिक मशीन मेटल कटिंग के बीच का जो फिर हमने डिफरेंस देखा था, टेबल डिफरेंस देखा था, उसको आपको गो थ्रू करना है। और ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको इस नोट्स में से आप पढ़ लेना। तो ये 12 पेज जो हमारे थे, ये हमने पिछला लेक्चर नंबर 1 किया था। आज मेरा दूसरा लेक्चर है, मैंने गलती से तीसरा बोल दिया शुरू में, आज दूसरा लेक्चर है इसके ऊपर। और आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ चिप्स के बारे में आज पढ़ेंगे, चिप्स कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये जो हमने 11 पेज किए, इसके क्वेश्चन लगाते हैं आज, देखते हैं आप इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग आप नाम आपको पता है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन सारी। और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जिसमें टूल चिप नहीं बनता, टूल जो है वर्क पीस को डायरेक्टली कट करके चिप प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर टूल आपके वर्क पीस को कट कर रहा है फिजिकली, चिप्स निकाल रहा है उसमें से, तो वो तो है कन्वेंशनल। अदरवाइज क्या होता है, अनकन्वेंशनल। उसमें कट करने के जो तरीके हैं वो है इरोजन, कोरोजन, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज,
ऐसे तरीके होते हैं। तो बेसिकली वो आपका नॉन ट्रेडिशनल, ABC तीनों नॉन ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, लेकिन चिप फॉर्मेशन जो है वो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है। और ऐसा इनमें से कौन सा है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फंक्शन किया जाता है, फंक्शन परफॉर्म बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो फंक्शन परफॉर्म करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सारे। चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मटेरियल, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ वर्क पीस, प्रोड्यूस डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। राइट, सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये सारे उसके एग्जांपल हैं। Which of the following process is not related to changing the physical properties of product? देखो, हार्डनिंग, अनिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये तीनों आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने से रिलेटेड है। ड्रिलिंग जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी समझना, जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ऐसे कोई आपका चेंज आए। तो ड्रिलिंग जो है वो ओनली आपका होल क्रिएट करने के लिए होता है, ड्रिलिंग कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता। तो हार्डनिंग, अनिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग ऑब्वियसली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ाता है, अनिलिंग आपकी सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी या टफनेस बढ़ाता है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी ये सारी प्रॉपर्टीज करता है। लेकिन ड्रिलिंग में ऐसा नहीं होता, तो ड्रिलिंग उससे रिलेटेड नहीं है। इनमें से कौन सा मशीन टूल का फंक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मशीन टूल? इनमें से कौन सा मशीन टूल का फंक्शन है? सारे के सारे। मशीन टूल जो होता है वो बेसिकली जॉब एंड वर्क पीस को होल्ड एंड सपोर्ट करने के लिए होता है, जिसमें जॉब भी पकड़ी जाती है, वर्क पीस भी पकड़ा जाता है, और मशीन टूल मतलब कटिंग टूल भी पकड़ा जाता है। वर्क पीस और जॉब एक ही चीज़ है। तो जो आपका मशीन टूल होता है, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन में चक के अंदर जॉब या वर्क पीस होती है और टूल पोस्ट के ऊपर टूल होता है। तो बेसिकली आपका वर्क पीस और टूल दोनों को पकड़ने के लिए और दोनों को होल्ड करने के लिए आपका मशीन टूल पे प्रोविज़न होता है। कटिंग टूल को भी पकड़ा जाता है, वर्क पीस को भी पकड़ा जाता है, और दोनों को बेसिकली मूव करने का, फीड मोशन देने का उसके ऊपर प्रोविज़न होता है। जब मैं आपको लेथ मशीन डिटेल में करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दोनों को ही तुम मूव करने का प्रोविज़न इसके ऊपर तुमने रखा होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जनरल पर्पज मशीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल पर्पज मशीन? मैंने आपको बताया कि बोरिंग जो है वो स्पेशल पर्पज मशीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ लेथ मशीन? लेथ मशीन का कौन सा इनमें से पार्ट है? चक, सैडल, टेल स्ट्रोक, ऑल ऑफ दिस। तो डिटेल में इसको देखेंगे। चक में वर्कपीस रखा जाता है, सैडल का क्या पर्पस होता है देखेंगे, टेल स्ट्रोक क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सैडल से ही है। सैडल किस लिए यूज होता है? तो देखो, सैडल जो है एच शेप का होता है और लेथ वेस पे माउंट होता है। ये बेसिकली एक कैरेज असेंबली का पार्ट होता है और टूल पोस्ट वगैरह को इस पर रखा जाता है, और एक हैंड व्हील होता है जिससे सैडल को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है, बेसिकली टूल की डायरेक्शन वगैरह को, टूल को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए। तो ये है टिपिकली जो फोटोग्राफ है आपका सैडल का, आप देख पा रहे हैं। ये लेथ के गाइडवेज के ऊपर होता है, एच शेप का एक बेसिकली एक टूल है ये, और ऐसे इसको रखा जाता है। स्पेशल पर्पस मशीन जो टूल होते हैं वो क्या ऑफर करते हैं आपको? आंसर है वो आपको वैरायटी ऑफर करते हैं, या आपको प्रोडक्शन ऑफर करते हैं, या दोनों ऑफर करते हैं, कुछ भी नहीं ऑफर करते। तो आपका प्रोडक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वैरायटी बहुत कम होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेशल काम के लिए बने होते हैं और वही स्पेशल काम ये करते हैं। स्पेशल पर्पस मशीन जो है वही काम करती है, तो वैरायटी आपकी कम होती है, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। स्पेशल पर्पस मशीन टूल के बारे में क्या, कौन सा इनमें से ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू दिस? सब ट्रू हैं। टेलर मेड होता है ये, और इसमें स्पेशल टूल एंड फिक्चर लगे होते हैं जो मास प्रोडक्शन के लिए होते हैं, स्पेशल टास्क के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? स्पेशल पर्पस मशीन टूल का क्या एडवांटेज है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि साहब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
और अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे को ऐसे आंसर करना है। ऑब्लिक कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है? सो ऑर्थोगोनल कटिंग शार्प कॉर्नर बनाता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में चिप जो फ्लो है वो टूल फेस के परपेंडिकुलर होता है। जो चिप फ्लो करती है वो टूल फेस, जो टूल और वर्कपीस का इंटरेक्शन फेस है उसके परपेंडिकुलर फ्लो करती है। आज का लेक्चर मेरा सेकंड लेक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस का सेकंड लेक्चर है फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एक सिंपल टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ध्यान से इसको करना। और मेरा आज का लेक्चर सेकंड लेक्चर है टाइप ऑफ चिप इन मेटल कटिंग। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। मशीनिंग या मेटल कटिंग का मतलब होता है कि एक टूल होगा जिसकी हार्डनेस आपकी वर्क पीस से ज़्यादा होगी। relative hardness of the tool is more than that of workpiece। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है मशीनिंग का। मशीनिंग जब भी होगी तो जो टूल होगा उसकी हार्डनेस वर्कपीस से ज़्यादा होगी, और वो रिलेटिव हार्डनेस के चलते जो टूल है वो वर्कपीस को कट करेगा। और जो कट करेगा तो जो कट पार्ट है, जो आपका पार्ट कट करके निकाला जाएगा, वो चिप्स की फॉर्म में निकाला जाएगा। अब हमारे पास 3-4 तरह की चिप्स इसमें बनती हैं, और उन चिप्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम बेसिकली मशीनिंग होता ही है कि जो एक्सेस मटेरियल है वर्कपीस में से वो निकाल दिया जाए और बाकी हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाए। अब कौन सी टाइप की चिप्स बनती है वो बेसिकली बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो चिप बनता है, जो मटेरियल कट करते हो तुम वर्कपीस से कटिंग टूल के थ्रू, वो जो चिप बनती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ चिप किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ वर्कपीस, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ वर्कपीस मीन्स डक्टाइल है कि ब्रिटल है। नेचर ऑफ टूल, टूल कैसा है, उसका रेक एंगल कैसा है। डायमेंशन ऑफ द टूल, हाँ जी रेक एंगल डायमेंशन की बात आ गई। और कई बार टूल के ऊपर देखो ऐसा है सेल्फ ग्रीजिंग जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टूल भी आपका वेरी हार्ड ब्रिटल मटेरियल का हो सकता है। फीड रेट कितना है, कटिंग स्पीड कितनी है, फ्रिक्शन कितना है टूल और वर्कपीस के बीच में, कटिंग एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, फ्रिक्शन वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो सकता है कि कैसे चिप्स बनेगा। सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दैट। नो चिप फॉर्मेशन जो है वो आपका मशीनिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल वर्कपीस के कटिंग कंडीशंस के ऊपर जो हमने देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप देख लेना कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि जो चिप मैन्युफैक्चर होगा, जो टाइप ऑफ चिप बनेगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनमें से कोई फैक्टर उठा के दे देगा। अब चलते हैं, 3 तरह की चिप्स बनती हैं। कौन सी चिप्स बनती हैं? कंटिन्यूस चिप, देन डिसकंटिन्यूस चिप्स जो कंटिन्यूस चिप्स नहीं होती, एंड कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। 3 तरह की चिप्स बनती हैं। और ये चिप्स किस तरीके से होती हैं, पहले मैं आपको इनका डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसके कैटेगरीज करते हैं। तो ये देखो आपको 3-4 तरह की चिप्स नजर आएंगी। एक ही ये चिप कंटिन्यूस चिप कहीं से ब्रोकन नहीं होती है, मतलब वो कंटिन्यूसली बनती चली जाती है। एक चिप होती है डिसकंटिन्यूस चिप, जैसे बारीक पार्ट, जैसे आपका पाउडर होता है बेसिकली, वो टूट जाएगा बीच में। और टूटेगा कौन सा? जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टूटता है। जो डक्टाइल मटेरियल टूटता नहीं है, वो क्वाइल्ड फॉर्म में लंबी लंबी चिप बनेगी, क्वाइल्ड फॉर्म में बनेगी, टूटेगा नहीं। और ये जो चिप होता है तुम्हारा बिल्टअप एज, कंटिन्यूस होगा लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़े बिल्टअप एज हो जाएगा, एक हार्ड कंपोनेंट उसके साथ वेल्ड हो जाएगा। और एक सिरेटेड चिप्स होती हैं जिसमें मतलब जैसे ताश के पत्ते चलते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे सिगमेंट में चिप्स आपका बनता है। तो ये 4 तरह की, इनफैक्ट सिरेटेड चिप कई बार कैटेगरीज में नहीं आता, लेकिन ये 3 तरह का कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज, ये 3 तरह का चिप्स आपके पास बनता है। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं ये 3 तरह का चिप्स क्या है। कंटिन्यूस चिप, कंटिन्यूस चिप जो होता है वो उसमें बेसिकली डक्टाइल मटेरियल के अंदर बनता है। डक्टाइल मटेरियल को जब तुम हाई स्पीड के ऊपर कट करोगे तो आपका कंटिन्यूस चिप बनता है। डक्टाइल मटेरियल कौन सा? जैसे एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, कॉपर, कूपर नहीं है कॉपर है, ऐसा कोई डक्टाइल मटेरियल जिसको तुम हाई कटिंग स्पीड के साथ जब कट करते हो और फ्रिक्शन मिनिमम हो, मटेरियल और टूल के बीच में फ्रिक्शन मिनिमम हो, तो आपका कंटिन्यूस चिप बनती है। इसमें कुछ और भी फैक्टर होने चाहिए
तभी आपकी कंटिन्यूस चिप बनती है। और टूल के ऊपर से जब कंटिन्यूस चिप कट के निकलती है तो ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में अगर आप चिप को कलेक्ट करोगे तो आपके पास ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में चिप्स पड़ी होगी, तो कंटिन्यूस होगी, वो टूटेगी नहीं, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म साइज वाला चिप बना होगा। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक, मटेरियल आपका डक्टाइल होना चाहिए। दूसरा, रेक एंगल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, रेक एंगल जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री में आपसे डिस्कस करूंगा, तो एक टर्म एक एंगल होता है उसमें रेक एंगल होता है। रेक एंगल पॉजिटिव होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। लेट मी गिव यू अ स्मॉल डायग्राम हियर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द डायग्राम, दिस इज अ शैंक एंड दिस वन इज द rake face, this is a rake face. So this angle, you know, is called rake angle. This is a positive rake angle. It can be negative also. So this is the nose of the tool and this one is the positive rake angle and the chip will flow something like this. चिप ऐसे फ्लो करेगा। तो रेक एंगल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और रेक एंगल आपका बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी लार्ज एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव रेक एंगल आपका ब्रिटल मटेरियल में होता है, तो आपके पास ऐसा चिप बनता है। फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए, इसलिए कूलेंट और लुब्रिकेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कंटिन्यूस चिप बनेगा, क्योंकि वो आपका बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कटिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फिर डेप्थ ऑफ कट स्मॉल होनी चाहिए, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट आप यूज़ करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम हो, फ्रिक्शन आपका कम हो, रेक एंगल आपका पॉजिटिव हो, रेक एंगल आपका ज़्यादा हो, मटेरियल आपका जिसको कट कर रहे हो डक्टाइल हो। ये सारे अगर पैरामीटर होंगे तो आपके पास कंटिन्यूस चिप बनेगा। कंटिन्यूस चिप का बेसिकली ये आपका कॉज होता है। तो अगर आप माइल्ड स्टील को कट कर रहे हैं हाई स्पीड स्टील टूल के साथ या किसी भी टूल के साथ, तो आपका कंटिन्यूस चिप बनेगा। अब कंटिन्यूस चिप के क्या बेनिफिट हैं, क्यों हमें कंटिन्यूस चिप चाहिए? देखो, डक्टाइल मटेरियल को जब तुम मशीन करते हो ना तो कंटिन्यूस चिप बनता है और सरफेस क्वालिटी भी अच्छी होती है। लुब्रिकेंट कूलेंट यूज़ करोगे तो सरफेस क्वालिटी अच्छी होती है, फ्रिक्शन कम होता है, सरफेस क्वालिटी अच्छी होती है, और इससे टूल लाइफ भी ज़्यादा होती है, बिकॉज टेम्परेचर नहीं होता जब आप कूलेंट यूज़ कर रहे हो, जब आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो तो टूल जो वर्क पीस इंटरफेस है उसके ऊपर आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, तो आपका वियर एंड टियर ज़्यादा नहीं होती है, और इसीलिए पावर कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि पावर कंजम्पशन कहीं ना कहीं आपकी रेक फेस के साथ भी जुड़ी होती है। अगर रेक फेस तुम्हारा पॉजिटिव है और हाई है रेक एंगल, तो टूल लाइफ कम हो सकती है, लेकिन आपका जो फोर्स है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगेन मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपके साथ जब डिस्कस करूंगा तो दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ये देखना, अगर ये टूल आपको समझ आ रहा है, ये शैंक है और ये तुम्हारा नोज है, और इस तरीके से आपका जो है वो चिप बनती है, और ये तुम्हारा वर्क पीस है जो आपका लेथ में रोटेट कर रहा है, वर्क पीस ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस तरीके से कट होता है। अब ये जो एंगल है ये तुम्हारा रेक एंगल है, ये रेक एंगल है तुम्हारा, और अगर इस रेक एंगल को मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं इसको नेगेटिव भी बना सकता हूँ। ये देखो, ये अब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रेक एंगल, ये सारे के सारा लीप एंगल हो गया, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। ये लीप एंगल, ये जो मैंने बनाया लीप एंगल, इसका एंगल थोड़ा है, तो आप देखोगे तो फोर्स यहाँ कम लगेगी। अगर पॉजिटिव रेक है तो फोर्स कम लगती है, लेकिन टूल आपका वीक हो जाता है, सरफेस क्वालिटी अच्छी होगी, फोर्स कम लगेगी, चिप आपके जो हैं वो कंटिन्यूस बनेंगे। यहाँ अगर आपका मटेरियल अगर सपोज वो हो भी रहा है, अगर मटेरियल तुम्हारा कट कर रहे हो, चिप ऐसे बना रहे हो, तो यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस चिप नहीं बन सकती, फोर्स ज़्यादा लगती है, टूल आपका लेकिन लाइफ बढ़ जाती है। तो नेगेटिव रेक, पॉजिटिव रेक एंगल, इन दोनों को हम मेटल कटिंग में पढ़ते हैं। ये इसके बेसिकली कुछ एडवांटेज हैं। आप बोलोगे सर आप तो टूल लाइफ बोल रहे हो कि कम होती है इसमें, लेकिन अगर बहुत हाई रेक फेस हो तब कम होती है, फ्रिक्शन आपका फोर्स भी तो कम है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस चिप का एक एडवांटेज है कि वर्क पीस जो है उसकी सरफेस क्वालिटी अच्छी होती है। नंबर 2, आप ये बोल सकते हैं कि टूल लाइफ भी उसमें बढ़ती है, तो ये उसका एडवांटेज होता है। ये देख लो 4 तरह का जो टाइप ऑफ चिप है, कंटिन्यूस चिप, ये डिसकंटिन्यूस चिप ब्रिटल मटेरियल के लिए, कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज, ये देखो छोटे छोटे आपके वेल्ड जंक्शंस हैं, बिल्ट अप एज, एक एज बिल्ट अप हो जाता है वर्क टूल के सरफेस के ऊपर, और सिरेटेड चिप्स, सिगमेंटेड चिप्स, सिगमेंट या सिरेटेड चिप्स, सिगमेंट बनते हैं उसमें। अब सिरेटेड चिप्स क्या होते हैं? जिनका सा टूथ टाइप अपीयरेंस होता है, सिगमेंट बनते हैं, जैग्ड,
और कब बनता है ये? जब जिस मटेरियल को तुम कट कर रहे हो उसकी डक्टिलिटी जो है वो हेट्रोजीनस है। या तो मटेरियल पूरा ब्रिटल हो तो डिसकंटिन्यूअस चिप बनेंगे, या मटेरियल पूरा डक्टाइल हो तो कंटिन्यूअस चिप बनेंगे। अगर वो डक्टाइल है, ब्रिटल है, कॉम्बिनेशन है तो सिरेटेड चिप्स बनेंगे, तो बेसिकली वो हेट्रोजीनस माइक्रोस्ट्रक्चर बनेगा, राइट। स्टेनलेस स्टील जो है हाई टेम्परेचर अलॉय, और उसके लिए हम इस चीज़ को करते हैं हेट्रोजीनस, राइट। अब ये डायग्राम देखो ध्यान से, इस डायग्राम को देखो। डायमंड टूल नॉर्मली आपके ब्रिटल मटेरियल को कट करने के लिए होता है। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड इट इज़ वेरी ब्रिटल मटेरियल ऑल्सो, राइट। तो उसके लिए आपका इन चिप्स को कट करने, सिरेटेड चिप्स ऐसे बनते हैं, कटिंग डायरेक्शन इस तरीके से होती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूअस या सिगमेंटल चिप। सिगमेंट सिरेटेड सिगमेंट टाइप ही होता है, राइट। ये देखो डिसकंटिन्यूअस चिप, जो कंटिन्यूअस चिप है विद बिल्टअप एज एंड कंटिन्यूअस चिप, वो दोनों एक जैसी होती हैं, ये एक जैसी होती हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप सिरेटेड चिप्स सिगमेंटेड चिप्स टाइप ही होता है। डिसकंटिन्यूअस चिप विद सिगमेंट चिप और सिगमेंटल चिप्स ब्रिटल मटेरियल में बनता है, जैसे कास्ट आयरन, ब्रास वगैरह। कटिंग स्पीड लो होती है, रेक एंगल स्मॉल होता है, या रेक एंगल स्मॉल हो या नेगेटिव रेक एंगल हो, ये दो केस में, रेक एंगल स्मॉल या नेगेटिव रेक एंगल। मैं दो डायग्राम दे रहा हूँ, ध्यान से देखना किस में रेक एंगल स्मॉल है, किस में। अगर तो मैं आपको ऐसा वर्क पीस दे दूँ, सॉरी टूल दे दूँ, तो इसका रेक एंगल आपका ज़्यादा है, ये देखो ये रेक एंगल। या मैं आपको ऐसा एक टूल दे दूँ, लेट्स सी दिस इज द टूल, अब इसमें रेक एंगल कम है। तो रेक एंगल पॉजिटिव मीन्स ये एंगल जो थीटा है, राइट। तो अगर रेक एंगल आपका ज़्यादा है तो कंटिन्यूअस चिप बनते हैं। रेक एंगल अगर कम है, लिप एंगल अगर ज़्यादा है, तो आपका डिसकंटिन्यूअस चिप बनते हैं। कटिंग स्पीड आपकी कम हो, स्मॉल रेक एंगल हो, सरफेस क्वालिटी पुअर हो जाएगी, स्लो मशीनिंग होगी। और कंडीशंस क्या होती हैं? अगर मटेरियल ब्रिटल हो, कटिंग स्पीड आपकी कम हो, रेक एंगल आपका कम हो, डेप्थ ऑफ कट आपकी लार्ज हो, तो आपके पास क्या है फिर सिगमेंट या डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा, सिगमेंट या डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा। देखो सिलेबस तुम्हारा जो है ना, उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटीआई का जो सिलेबस है वो हर ब्रांच के लिए है, तो आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल भी है उसमें, कंप्यूटर्स भी है उसमें, हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इतना नॉलेज कि जहाँ से तुम्हें पता लग जाए कि हाँ साहब वो ऐसी चीज़ है। इसलिए जो आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाने हैं यूरोपीडिया पे, उनको बड़े ध्यान से देखना और उतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे पास। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेक एंगल को देखने का एक और तरीका ये होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेक एंगल। ये देखो ये फेस है, ये टूल का बिट है, ये आपकी जो है वो चिप है, ये आपका वर्कपीस है और ये टूल है। उसी को दिखाने का दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, मैं इसको और आपका जब कटिंग टूल कराऊंगा तो ये आपको समझ आ जाएगा। नेगेटिव रेक में क्या होता है, टूल लाइफ लंबी होती है, जैसे मैंने आपको बताया टूल टिप आपकी स्ट्रांग होती है और हाई बेसिकली हाई फीड इसमें दी जाती है। रेक एंगल होता क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेक एंगल। कटिंग फोर्स, पावर रिक्वायर्ड फॉर कटिंग, ये रेक एंगल पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव रेक एंगल यूज किया जाता है जब सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल हो, नेगेटिव जब ब्रिटल हो, जब हमें मटेरियल को कंप्रेसिव एंड शियर एक्शन से रिमूव करना है, शियर फोर्स से रिमूव करना है, कंप्रेसिव फोर्स से, जिसको ब्रिटल को किया जाता है। तीसरा आ गया कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। देखो ये कंटिन्यूअस चिप ही होती है विद द ओनली डिफरेंस के फ्रिक्शन जो है टूल और वर्कपीस पे अगर वो ज़्यादा है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो कुछ मेटल मेल्ट हो जाता है। जैसे तुम देखो कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है यहाँ पे तो कुछ मेटल जो वर्कपीस और टूल, अगर सपोज फ्रिक्शन वर्कपीस और टूल के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा हो, जैसे आपने कूलेंट यूज़ नहीं किया, आपने लेट्स से लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया और उससे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर फ्रिक्शन बढ़ गया, चिप ने स्लाइड किया वर्कपीस के सरफेस के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ गया, इससे चिप का मटेरियल वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट कर गया तो फ्यूज़ कर गया मतलब वेल्डिंग हो गया, वहाँ मोल्टन मेटल की वेल्डिंग हो गई। वो वेल्डिंग जो है वो वर्कपीस और टूल दोनों के साथ चली जाती है। ये देखो बिल्ट अप एज ऑन द वर्कपीस एंड बिल्ट अप एज ऑन द टूल। तो जो आपका वर्कपीस मेल्ट करता है, मेल्ट वर्कपीस ही करता है, हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज लैक ऑफ कूलेंट,
हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वर्कपीस अब मेल्ट कर जाता है और उसका टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वो वर्कपीस के साथ भी चले जाते हैं, टूल के साथ भी चले जाते हैं। जब वो टूल के साथ चले जाते हैं तो टूल के बेसिकली टूल को तो वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, टूल डायरेक्टली वियर टूल की कम हो जाती है क्योंकि अब वर्कपीस डायरेक्टली बिल्ट अप एज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, टूल के साथ नहीं। लेकिन ये जो वर्कपीस के साथ मटेरियल चला जाता है ये क्वालिटी गिरा देता है। तो बिल्ट अप एज से क्या होता है, वर्कपीस की क्वालिटी गिर जाती है। बिल्ट अप एज बनता कैसे है, एक्सेसिव फ्रिक्शन एंड हीट की वजह से। हाई टेम्परेचर जो होता है, हाई फ्रिक्शन फोर्स टूल और वर्कपीस के ऊपर जब लगती है तो ऐसा होता है। किस कंडीशन में बनता है, जब हम डक्टाइल मटेरियल को कट कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और कूलेंट लुब्रिकेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिल्टअप एज बनता है। ये देखो इसका एक और देखने का तरीका, बिल्टअप एज वहां बनता है जहां टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और टेम्परेचर मैक्सिमम टूल टिप से थोड़ा सा आगे होता है। अगर ये टूल है तुम्हारा, ये रेक फेस है, तो यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और अगर यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा थोड़े डिस्टेंस पे फ्रॉम द टूल टिप, नोज से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रेक फेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और यहां पे मेल्ट कर जाता है बिल्टअप एज, मोल्टन मेटल मेल्ट कर जाता है और वो वर्कपीस और टूल के साथ चिपक जाता है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल है, इसको गो थ्रू कर लेना। कंटिन्यूअस चिप डक्टाइल में बनती है जब रेक एंगल हाई होता है, डेप्थ ऑफ कट स्मॉल होती है, कटिंग स्पीड आपकी लार्ज होती है, कूलेंट आप यूज कर रहे होते हो। डिसकंटिन्यूअस तब होती है जब ब्रिटल मटेरियल होता है, रेक एंगल मीडियम, डेप्थ ऑफ कट आपकी हाई, कटिंग स्पीड लो और कूलेंट आप ब्रिटल के लिए यूज नहीं करते। कंटिन्यूअस चीज तब यूज होती है मटेरियल डक्टाइल है, रेक एंगल आपका हाई नहीं है उतना, डेप्थ ऑफ कट आपकी मीडियम है, बहुत कम नहीं है, कटिंग स्पीड आपकी मीडियम है, ये स्लो है और आप कूलेंट यूज नहीं कर रहे। ये तीन बनते हैं। और सिरेटेड चिप तब बनता है जब डक्टिलिटी आपकी जो है वो वेरी कर रही है। कुछ क्वेश्चन लगाएं जो हमने अभी पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को करने का तरीका थोड़े थोड़े पार्ट में उसको अंडरस्टैंड करना की स्टार्ट करो। आपको जैसे ही उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा फिर थोड़ा सा और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाओ, इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ चिप जो बनेगा मशीनिंग के टाइम पे वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल जो मशीन कर रहे हो, कटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, टूल के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस चिप कब बनते हैं, जब आप डक्टाइल मटेरियल को हाई स्पीड के ऊपर मशीन कर रहे हो। कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज कब बनता है, जब डक्टाइल मटेरियल को लो स्पीड पे विदाउट कूलेंट आप मशीन कर रहे हो। एक्सेसिव फ्रिक्शन एट कटिंग सरफेस क्या प्रोड्यूस करता है, बिल्टअप एज। नेगेटिव रेक एंगल लीड्स टू व्हाट, डिसकंटिन्यूअस चिप। मेरा तीसरा लेक्चर जो होगा उसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं रेक फेस वगैरह आपको बता रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस और ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं सारे का सारा ये है आपका ITI का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ITI का एग्ज़ाम आपका डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर 98 पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और उसमें एक टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस, उसी में एक टॉपिक है मेटल कटिंग जिसमें हम अलग अलग मशीन टूल, कटिंग टूल, क्लासिफिकेशन उसको पढ़ रहे हैं और क्या क्या आपकी जनरल पर्पज़ मशीन्स हैं, स्पेशल पर्पज़ मशीन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसी में हम अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में देख रहे हैं। सिंपल टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप रिवाइज करते रहो। 15 सितंबर को हमारा प्री है, उसके बाद मेंस होगा। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपका निकल जाएगा, बस अपना 100% दे दीजिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो योर PDA के साथ तैयारी करना स्टार्ट करो। थैंक यू।